अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे नोमैडिक अंपायर्स और इन नोमैडिक अंपायर्स में से पर्टिकुलरली हम बात करेंगे मंगोल अंपायर के बारे में। ये क्लास 11th की हिस्ट्री का भी एक चैप्टर है और इसका सिलेबस डिज़ाइन किया है CBSE ने। तो दोनों को फ़ायदा हो सकता है, उन लोगों को भी जिनका ये सिलेबस में है और उन लोगों को भी जो सिर्फ एक नॉलेज के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को बाकी वीडियोज़ के लिए भी। तो आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की जो यूजुअली अवेलेबल नहीं होती है या बहुत कम लोगों के पास होती है या बहुत कम बुक्स से मिलती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे नाम से ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो लेक्चर इस सीरीज़ का। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पे बड़ी बड़ी अंपायर्स आई है सिंस टाइम्स इमेमोरियल। अगर अलेक्जेंडर की बात करें तो सबसे बड़ी थी अलेक्जेंडर की अंपायर एंशिएंट टाइम्स में, जिसको बैक्ट्रियन अंपायर भी कहते हैं। इसी तरह से रोमन अंपायर एक बड़ी अंपायर्स में से एक थी, या बाद में जो अंपायर्स आई जैसे उज़्बेक्स की अंपायर थी मेडिवल टाइम्स में, या हिंदुस्तान की बात करें तो मुग़ल अंपायर काफ़ी बड़ी थी, या इसके अलावा रशियन अंपायर भी काफ़ी बड़ी थी। साथ ही में ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट से वेस्ट तक फैली हुई थी अंपायर, यानी एशिया और यूरोप दोनों को टच किया। बल्कि कहा जाता है ब्रिटिश अंपायर में कभी सनसेट ही नहीं हुआ, यानी अंपायर इतनी बड़ी थी जिसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों जुड़े थे और किसी न किसी पार्ट में ब्रिटिश अंपायर के किसी न किसी पार्ट में कम से कम दिन कहीं ना कहीं ज़रूर होता था, यानी सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश अंपायर। इसी तरह से दुनिया के नक्शे पे एक इससे भी बड़ी अंपायर आई थी जिसका नाम था मंगोलियन अंपायर। और ये मंगोलियन अंपायर जो इस्टेब्लिश की गई थी 13 एंड 14th सेंचुरी में, और इसने टच किया एशिया से लेकर यूरोप तक। बल्कि हम बात करेंगे कोरिया से लेकर रशिया तक। ये अंपायर कैसे बनी, इस अंपायर में मेजर रोल किसने प्ले किया और क्या इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने जो ये नक्शा है ये है आज का मंगोलिया। आप इसके बॉर्डर्स देख सकते हैं, एक साइड में है रशिया और दूसरी साइड में है चाइना। तो आप समझ सकते हैं जब ये अंपायर बनी थी तो चाइना से लेकर रशिया तक ये पूरी फैली हुई थी। और जानने की कोशिश करेंगे और कुछ खास चीज़ों के बारे में जो इस मंगोलियन अंपायर से रिलेटेड है। दोस्तों, जो आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है इनको इंग्लिश में स्टीप्स कहते हैं और उर्दू में इनको ग्रेजिंग लैंड्स कहते हैं। ये वो ग्रेजिंग लैंड्स है जहाँ पे कल्टीवेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जिसको हम कहते हैं, यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती है। और ऐसी ज़मीन पे ज़्यादातर वही लोग रहते हैं जो खाना बदोश हों, जिनको हम नोमैड्स कहते हैं, जिनको हम पेस्टोरलिस्ट्स कहते हैं, जिनका काम होता है जानवरों को पालना और उनकी लाइफ उसी लाइफ स्टॉक पे डिपेंड होती है। जानवरों में बहुत सारे जानवर पालते हैं, खासतौर पे वो डोमेस्टिक, जिनमें कैटल होती है, शीप, गोट, हॉर्सेस, कैमल एट्सट्रा। तो ये स्टीप्स एशिया से लेकर यूरोप तक फैले हुए हैं। ये जो आपके सामने पिक्चर है ये मंगोलिया के स्टीप्स है और यहीं पे मंगोल्स के जो वो ट्राइब्स थे जिन्होंने इतनी बड़ी अंपायर बनाई वो रहते थे। आपके सामने जो ये मैप बना हुआ है, आप इस मैप को देख सकते हैं। ये 1294 का मैप है और इसमें दिखाया गया है कि जो मंगोल अंपायर थी वो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच थी। उस टाइम पे मंगोल अंपायर के 4 पार्ट्स थे। एक का नाम था, जो सबसे बड़ी थी, जिसमें जो बुनियाद थी मंगोल अंपायर की वो थी मंगोलिया में, और इसका नाम था खानेट। दूसरे का नाम था चगताई और इसी तरह से एक और थी इल खानेट। तो ये 4 बड़ी अंपायर्स के बारे में आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। हालांकि ये 4 पार्ट्स थे ना कि 4 अंपायर्स, और इन पे रूल करने वाला कोई एक ही खान होता था, तो उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों, इस इतनी बड़ी एम्पायर का जो फाउंडर था वो चंगेज़ खान कहलाया जाता है। चंगेज़ खान के कई नाम बताए जाते हैं, कभी गेंगेज़ खान, कभी चंगेज़ खान, तो कभी ग्रेट खान। तो इसके कई सारे नाम हैं हिस्ट्री में, वो प्रोनाउंस किए जाते हैं। और ये जो पेंटिंग है ये 16th सेंचुरी की पेंटिंग है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से उसके ड्रेस कोड्स थे और क्या कल्चर था उस टाइम पे। ये पेंटिंग बनाई गई थी चंगेज़ खान की डेथ के 300 साल बाद। तो चलिए और कुछ फैक्ट्स जानेंगे। जो मंगोल एम्पायर थी उसकी अगर स्ट्रच की बात करें 13th-14th सेंचुरी में वो कहाँ से कहाँ फैली थी, तो आप मॉडर्न डे मंगोलिया से स्टार्ट कर सकते हैं और चाइना, पार्ट्स ऑफ बर्मा, रोमानिया, पाकिस्तान, सिबेरिया, यूक्रेन, बेलारूस या सिलिसिया, एनातोलिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, पर्शिया, इराक, सेंट्रल एशिया और रशिया का ज़्यादातर पार्ट, क्योंकि रशिया का आधा पार्ट एशिया के साथ है और आधा पार्ट यूरोप के साथ है। तो इसी वजह से जब वो यूरोप के लिए गए तो उन्होंने रशिया का पार्ट भी कंट्रोल किया। तो ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, कितनी बड़ी वास्ट एम्पायर थी, बल्कि दुनिया के नक्शे पे ये सबसे बड़ी एम्पायर कहलाई जाती है। ये जो चंगेज़ खान के जो डिसेंडेंट्स थे, उसके बाद आने वाले रूलर्स थे, ये उनके नाम हैं। ये उनका फैमिली ट्री है, आप इसमें देख सकते हैं। ग्रेट खान जो रेड कलर से दिखाया गया है, दीज आर कॉल्ड ग्रेट खान्स। इनमें चंगेज़ खान पहले था, उसके बाद ओगताई था, फिर मोंके था, फिर कुबलाई था, हलागू था या फिर बोके। तो बाद में कौन से ग्रेट खान्स आए, ये क्या थे, ये सभी हम जानेंगे। सबसे पहले पूछेंगे ट्राइब होती क्या है। Tribe is a social division in a traditional society consisting of families or communities linked by social, economic, religious, or blood ties with a common culture and dialect, typically having a recognized leader. तो ट्राइब हम सबसे पहले किसको बोलते हैं? ट्राइब बेसिकली एक ग्रुप होता है लोगों का जो शेयर करते हैं ऑलमोस्ट सेम कल्चर, लैंग्वेज, सोशल वैल्यूज़, यहाँ तक कि इकोनॉमी, रिलीजन और ब्लड टाइज भी, जिनको हम इथनिसिटी भी कहते हैं। इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज, इनका डायलेक्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। जब इस तरह का ग्रुप एक साथ रहे, एक साथ खाए पिए, एक साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, तो इसको ट्राइब कहते हैं। हर ट्राइब का एक हेड होता है जिसको ट्राइबल चीफ भी कहते हैं या और कोई नाम भी दिया जाता है। हिंदुस्तान की बात करें तो ऐसे लीडर को, ट्राइब के लीडर को राजन कहा जाता था। तो खैर, इस ट्राइब में कई सारी फैमिलीज़ होती है और मोस्टली ये सारी फैमिलीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ब्लड की वजह से, मैरिज की वजह से या और किसी इनडायरेक्ट रिलेशन की वजह से। तो ये सारी ट्राइबल्स मिलकर बनाती है एक किंगडम। जब बहुत सारी ट्राइबल्स मिल जाती है तो एक किंगडम बन जाती है। किंगडम हम उस कंट्री या स्टेट या टेरिटरी को कहते हैं जिसमें यूजुअली एक पर्सन रूल करता है, और ये कॉन्टिनेंट का कोई पार्ट भी हो सकता है, पूरा कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। तो यूजुअली तो कॉन्टिनेंट का पार्ट ही होता है, क्योंकि जब बड़ी बन जाती है तो उसका नाम ही बदल जाता है। सो किंगडम इज दैट पार्ट और दैट कंट्री और दैट स्टेट विच इज रूल्ड बाय वन किंग और वन क्वीन। जबकि एम्पायर ये एक वास्ट टर्म है, इलेबरेटिव टर्म है। इसका मतलब होता है जब बहुत सारी किंगडम्स आपस में मिल जाती है, बहुत सारी किंग्स पे कोई एक किंग रूल करता है, उनको कंट्रोल करता है, इसको हम कहते हैं एम्पायर। और जो पर्सन रूल करता है उसको एम्परर कहते हैं। तो फिर फ़र्क क्या है इसमें? एक किंगडम में कल्चर, रिलीजन ये सारे ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, लेकिन एक एम्पायर में कोई एक कल्चर, कोई एक रिलीजियस ग्रुप के पीपल, कोई एक एथनिसिटी के लोग नहीं होते। ये स्ट्रेच कर सकती है बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स पे। जैसे मैंने पहले भी बोला, मंगोलियन एम्पायर थी जो किसी एक कॉन्टिनेंट पे नहीं थी बल्कि 2 कॉन्टिनेंट्स पे रही। और भी बड़ी एम्पायर्स थी जो किसी एक कॉन्टिनेंट पे नहीं रही। तो ट्राइब, किंगडम और एम्पायर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो टर्म नोमैडिक एम्पायर्स है, ये सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये वो वंडरर्स होते हैं जो किसी एक जगह पे नहीं ठहरते और
इनकी जो फैमिलीज़ होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जैसे मैंने ट्राइब की एग्जांपल पहले ही दे दी, तो ट्राइब भी कह सकते हैं, नोमैड्स भी कह सकते हैं। नोमैड्स असल में वो लोग होते हैं जो किसी एक जगह पे नहीं होते, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। अपने जानवरों को खाना या घास खिलाने के लिए, या अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए वो सीज़न के हिसाब से मूवमेंट्स करते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी इन लोगों को ग्रेजिंग ग्राउंड्स मिलते हैं, ये वहीं चले जाते हैं। यूजुअली ये एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, हालांकि कुछ ट्राइब्स एग्रीकल्चर करते हैं और वो पार्ट टाइम एग्रीकल्चर कहलाता है। यानी सीज़न के हिसाब से किसी पर्टिकुलर जगह को या फॉरेस्ट को साफ़ किया, उन पेड़ पौधों को काट दिया, उनको जला दिया, फिर मैनर के तौर पे उस ऐश को यूज़ किया, सॉइल को टिल किया, सीड्स बोए, हार्वेस्ट किया, और उसके बाद हार्वेस्ट के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं, ऐसे एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या कभी उसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं, या उसको कभी हॉय कल्टीवेशन भी कहते हैं। यानी वो एग्रीकल्चर जो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए किया जाए, ना कि सेडेंट्री लाइफ हो। सेडेंट्री मतलब जो सेटल्ड हों, जो एक जगह पे रहते हों, जो पूरे साल एग्रीकल्चर करते हों, या पूरे साल एक ही जगह पे उनका घर हो। तो ये लोग वैसा नहीं करते हैं, ये यूजुअली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ट्राइब का ये उसूल भी था रेड्स करना, चाहे वो कैटल चुराने के लिए हो या खाने पीने की चीज़ें चुराने हो, तो ये इनका काम ही होता था। तो मंगोलिया में जो भी ट्राइब्स थे वो आपस में इसी बात पे लड़ती थी, क्योंकि वो चुराते थे एक दूसरे का स्टॉक, लाइव स्टॉक, जैसे घोड़े चुराना, कैटल चुराना, गोट शीप चुराना, यहाँ तक कि मुर्गे चुराना या मुर्गियाँ चुराना, ये सब इनका काम था, क्योंकि इनकी लाइफ ही इस पे डिपेंड होती है। इनका लाइफ स्ट्रक्चर ही यही होता है। गवर्नेंस की बात करें तो जो ट्राइबल हेड होता है यूजुअली ट्राइब का, उसका काम होता है अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना, यानी फॉर जो एनिमीज़ कभी अटैक करते थे उन पे, क्योंकि जब यहाँ से किसी ने अटैक किया तो ओबियसली वहाँ से भी होगा ज़रूर, वह यहाँ से किसी ने रेड की तो वहाँ से भी कोई रेड करेगा। तो अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना, अगर कभी फैमिली डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करना, अगर कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व करना। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी इनकी थी यही लाइव स्टॉक जो ये पालते थे। तो इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मंगोल्स के बारे में, जो सेंट्रल एशिया से थे और इन्होंने एक कॉन्टिनेंटल एम्पायर बनाई, और लीडरशिप थी उस वक्त चंगेज़ खान की, जो यूरोप से लेकर एशिया तक जिसने अपनी एम्पायर स्ट्रेच की ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरीज। होप इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आपको वो फैक्ट्स मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये है आपके सामने मैप, और इसी को कहते हैं स्टीप। ये दो स्टीप्स है, एक ईस्टर्न स्टीप जिसको एशियन स्टीप कहते हैं, दूसरा वेस्टर्न स्टीप जिसको यूरोपियन स्टीप कहते हैं। क्योंकि ये जुड़े हैं आपस में, लैंड रूट्स थे आपस में ईस्ट से वेस्ट तक, तो जो मंगोल्स थे उनका आना जाना रहता था एक जगह से दूसरी जगह, वो इन्हीं स्टीप्स पे जाते थे। स्टीप क्या होता है? एक वास्ट जो ग्रेजिंग लैंड होती है, जिसपे पॉसिबल होता है पास्चर्स जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे वो जानवरों को घास खिलाते हैं, क्योंकि वो यूजुअली जानवर ही पालते थे। जानवरों में सबसे इम्पोर्टेंट था घोड़ा, जिसको हम हॉर्स कहते हैं। दुनिया में कई सारे हॉर्सेस मशहूर हैं, जिनमें अरेबियन हॉर्स है, इराकी हॉर्स है और मंगोलियन हॉर्सेस है। आज 21st सेंचुरी में बहुत सारे जो लोग हैं, ख़ासतौर पे मंगोलिया के, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि आज के जो डोमेस्टिक हॉर्सेस है उनको हम वाइल्ड बना दें, ताकि वो हॉर्सेस हमें मिलें जो कभी चंगेज़ खान के पास हुआ करते थे, यानी उसी ब्रीड के हॉर्सेस। तो खैर ये तो सिंपल सी बात थी। हॉर्सेस पे ही इनका बचपन, हॉर्सेस पे ही इनकी जवानी और हॉर्सेस पे ही इनकी डेथ भी होती थी यूजुअली। यानी ये बचपन से ही हॉर्सेस की जो राइडिंग थी वो सीखते थे, या यूँ कहेंगे 9 साल की उम्र से लेकर 26 साल की उम्र तक इनको ट्रेन किया जाता था राइडिंग जो मेन सिस्टम था, मेन प्रैक्टिस थी इन नोमैड्स की। अब ये राइडिंग किस काम की आती थी? राइडिंग बहुत सारी काम्स की आती थी। पहला, अगर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो उसके लिए। दूसरा, अगर कहीं पे रेड करनी होती।
तीसरा, अगर किसी को फॉलो करना होता, पीछा करना होता किसी दुश्मन का। चौथा, अपना जो स्टॉक है, सामान है, उसको बोरिया बिस्तरा लपेट के एक जगह से दूसरी जगह जाना। चौथा, जो इनके पास स्टॉक था, लाइव स्टॉक लाइक कैटल, शीप, गोट, उनको चारों तरफ से कवर करके रखना, बचाना जानवरों से भी, दुश्मनों से भी। तो हॉर्सेस के बहुत सारे फ़ायदे थे इनके लिए, इसलिए हम ये कह सकते हैं सबसे बेस्ट फ्रेंड जो मंगोल्स का था वो था हॉर्स। यानी जहाँ पे भी मंगोल्स जाते वहाँ पे हॉर्स तो डेफिनेटली होता था। हॉर्स के साथ साथ जो हॉर्स के ऊपर बस्ता होता है जिस पे वो बैठते थे, लेदर का जीन जिसको कहते हैं, उस जीन में कुछ स्टॉक भी होता था खाने पीने का, लाइक खाने की चीज़ें, कपड़े, या जो उनके वेपन्स हुआ करते थे, सिंपल वेपन्स भी, सिंपल टूल्स भी, जो उनको काम आते थे शिकार करने के। शिकार करना इनकी खासियत थी, और शिकार ये किसी भी खाने पीने के जानवर की करते थे। तो मंगोल्स के ये सारे जो भी फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं, ये बहुत सारी बुक्स से लिए गए हैं। इनमें सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स की एक इम्पॉर्टेंट बुक है, या हिस्ट्री ऑफ मंगोल कॉन्केस्ट्स भी बुक है, या मार्को पोलो का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो सोर्सेज की बात बाद में करते हैं। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा, हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स जब आज इनकी हिस्ट्री लिखते हैं तो उन्हें बहुत सारे वास्ट सोर्सेज मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि मंगोल्स ने खुद कुछ नहीं लिखा, या हम यूँ कहेंगे जो ट्राइब्स थे इनिशियल स्टेज पे, उन्होंने खुद कुछ अपने लिए लिख के नहीं रखा, क्योंकि वो इलिटरेट थे, और मोस्टली जो ट्राइबल्स होते हैं उनके पास लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम नहीं होता, तो उन्होंने पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। अब जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो यूज़ करते हैं उन सोर्सेज को जो इस वक्त अवेलेबल है, यानी आज के मंगोलिया के रहने वाले लोगों से लाइफ उनकी स्टडी की जाती है, उनका बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, उनके जो टैक्टिक्स होते हैं, उनके जो पेस्टोरल एक्टिविटीज़ होती है, उनको ये स्टडी किया जाता है, तब जाके कंस्ट्रक्ट या रिकन्स्ट्रक्ट होती है हिस्ट्री इन स्टेप डिवेलर्स की। इनको स्टीव ड्यूलर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी अपना परमानेंट होम नहीं बनाते थे, यूजुअली मूवमेंट में रहते थे, जो कि मैंने पहले ही कहा सीजनल मूवमेंट हुआ करती थी। लेकिन फिर भी जिनके साथ इनकी दुश्मनी थी या फिर दोस्ती थी, जो सेटल्ड लोग थे, क्योंकि सेटल्ड लोगों के साथ इनकी अक्सर कभी या तो एनिमिटी होती थी या फिर फ्रेंडली रिलेशंस होती थी। दुश्मनी उनके साथ होती थी जिनको ये चुराते थे। से फॉर एग्जांपल चाइना और मंगोलिया आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, और मंगोलिया की ट्राइब्स अक्सर चाइना के जो रहने वाले लोग थे, जो फार्मर्स थे, जो कल्टिवेटर्स थे, उनकी जो वो ग्रेन्स थे वो चुराते थे, और इस वजह से अक्सर इनमें क्लैश होता था चाइनीज़ एम्पायर और मंगोल्स के बीच में। तो जब कभी भी चाइनीज़ की बात होती है तो चाइना का एक ट्रेडिशन है, वो अपने पास BC से रिकॉर्ड रखते थे, लिखा हुआ रिकॉर्ड, क्योंकि लिखने का सिस्टम काफ़ी मशहूर था हान डायनास्टी में, या योन डायनास्टी में, या मिंग डायनास्टी में, ये काफ़ी मशहूर थे राइटर्स, और इनकी आदत थी हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना। तो वहाँ के क्रॉनिकल्स, कुछ ट्रैवलर्स जो मंगोल एम्पायर में घूमे या मंगोल्स के साथ जिनकी रिलेशंस थी, जो मंगोल एम्पायर से एक जगह से दूसरी जगह गए, एग्जाम्पल के तौर पे मार्को पोलो कुबलाई खान के कोर्ट में 17 साल तक रहा, बल्कि उसको तो अच्छी पोजीशन भी मिली थी, पोस्ट भी मिला था, वो कुबलाई खान के साथ साथ चलता था। उसने काफ़ी डिस्क्रिप्शन दी है अपनी बुक में जो ट्रैवल्स ऑफ मंगोलिया है। तो ये रिकॉर्ड, या इब्न बटूता ने कुछ उन सिटीज़ को विज़िट किया जिनको मंगोल्स ने डिस्ट्रॉय किया, तो उसके रिकॉर्ड्स मौजूद है। वो डॉक्यूमेंट्स जो सिटी में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों ने लिख के रखे हैं, यानी उनको सिटी बेस्ड डेवलपर्स कहते हैं, राइटर्स कहते हैं, क्योंकि सिटी में अक्सर उस टाइम पे पढ़े लिखों का राज हुआ करता था, यानी पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा थे। मैं उन सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इन ट्राइबल्स ने, जहाँ पे इन मंगोल्स ने अटैक्स किए, उनको डिस्ट्रॉय किया, उनको कैप्चर किया और प्रिजनर बनाया। तो जो भी इनके पास प्रिजनर्स थे किसी तरह से फिर आज़ाद हुए, उन्होंने अपनी स्टोरीज़ अपनी कंट्रीज़ में, अपने रीजन्स में बताई, फिर उनको डॉक्यूमेंट किया गया, उनको लिखा गया कि किस तरह से डिवास्टेशन कर दी गई। तो इसी तरह से सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव जो सर्वे हो गई मंगोल्स पे, वो ज़ारिस्ट रिजीम में हो गई रशिया में 18th और 19th सेंचुरी में। 18th और 19th सेंचुरी में रशिया में जो रूल करने वाले थे, दे वर कॉल्ड एज ज़ार्स।
तो ज़ार्स के टाइम पे यहाँ उनके काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्टोरियंस थे जिन्होंने मंगोल्स के तमाम अटैक्स को, तमाम जो भी डिस्ट्रक्शन की थी रशिया में, उन्होंने उसको पूरी तरह से स्टडी किया और इनके बिहेवियर, इनके कल्चर, इनके पॉलिटिक्स सब पे पूरा रिसर्च किया और सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडीज़ वहीं पे हो गई। तो पता चला कि इन मंगोल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रशिया से आई। तो जब उसके बाद 20th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म थ्योरीज थी, तो उसके बाद हिस्ट्री में भी चेंज आई और मंगोल हिस्ट्री में भी चेंज आई। हिस्ट्री में भी चेंज आई यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखी गई और मंगोल्स की लैंग्वेजेस, सोसाइटी, कस्टम्स, कल्चर, इन सब पे फिर से रिसर्च हो गया और अब की बार कार्ल मार्क्स के फॉलोवर्स ने इस पे रिसर्च किया। पहले जो थे हिस्टोरियंस वो ज़्यादातर होते थे एम्पायर सेंट्रिक, जो एम्पायर्स के बारे में लिखते थे, लेकिन यहाँ पहली बार लोगों के बारे में लिखा गया, जो लोग मंगोल्स के साथ टचड थे इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या जिन पे मंगोल्स ने तबाही मचा दी थी, उनकी लाइफ, उन सिटीज़ की लाइफ, उन एरियाज़ की लाइफ, उन रिलीजन्स की लाइफ जिनको तबाह किया गया, जिनको इन्फ्लुएंस किया गया, तो ये सब स्टडी किया गया मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करेंगे, 2 पर्सन्स ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है मंगोल हिस्ट्री लिखने के लिए। उनमें एक है बोरिस और दूसरा है बैटोल्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने मंगोल्स की हिस्ट्री बहुत लिखी है। अब चूंकि सोर्सेज ऑफ मंगोल एम्पायर मैंने पहले भी कहा, ये स्ट्रेच हो रही थी कोरिया से लेकर रशिया तक, तो कोई एक लैंग्वेज तो हो नहीं सकती है। अगर चाइना में इनका रूल था तो चाइनीज़ लैंग्वेज, मंगोलिया में था तो मंगोलियन, अगर इनका सेंट्रल एशिया में था तो पर्शियन, जैसे ईरान में इनका रूल था। अरब वर्ल्ड में, मिडल ईस्ट में भी कुछ पार्ट्स थे जो इन्हें तबाह किए, रशिया में भी था, इटली में भी था, या लैटिन या फ्रेंच। तो ये तो वो कंट्रीज़ थी जहाँ पे इन्फ्लुएंस पड़ी इन मंगोल्स की। हालांकि फ्रांस में बहुत कम ही तबाही मची। अगर इटली की बात करें तो इटली से आया था मार्को पोलो, वेनिस से, सिटी ऑफ वेनिस से, तो उसने कुछ अपनी लैंग्वेज में बता दिया पूरी इन्फॉर्मेशन। हालांकि उसने इन्फॉर्मेशन मरते वक्त दी जिस पे लोगों ने बिलीफ भी नहीं किया। इसके बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे मार्को पोलो के स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ये सोर्सेज यूज़ करने से पहले बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है कि कहीं ये एग्जैजरेट तो नहीं हो गए हैं, कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं वो बातें तो नहीं है इसमें जो झूठ है, या कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मंगोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।